चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम सुन सरकार, जिसकी शुरुआत आज चाणक्य न्यूज इंडिया विगत 3 वर्षों के बाद दोबारा से करने जा रहा है। और इसमें मेरे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी स्टेट कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार पटेल जी, उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश वर्मा जी। और आज हम बात करेंगे आम जनमानस की उस समस्या को लेकर जिससे हर वर्ष कहीं ना कहीं आम जनता रूबरू होती है। सुन सरकार कार्यक्रम का मुख्य मकसद इसी बात का रहता है कि हम आपकी समस्याओं को लेकर आम जनमानस की समस्याओं पर बहस करें, चर्चा करें और वो आम जनमानस की समस्या उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में इस समस्या को हल करने का अधिकार रखते हैं और हक भी रखते हैं और उनके पास इतनी ताकत भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि जब प्रदेश में बाढ़ और बारिश का मौसम आता है तब तो सरकारें पूर्णतः सजग रहती हैं, लेकिन जब वास्तव में सूखा रहता है, गर्मी रहती है, तब ये जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, आखिर वो कहाँ चले जाते हैं। इसी बात को लेकर आज चर्चा करूंगा मैं उत्तर प्रदेश से अपने सहयोगी राजेश वर्मा जी से। राजेश जी, मेरा पहला प्रश्न है कि नेपाल में बारिश के समय में नेपाल से पानी छोड़ा जाता है जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही होती है। इसको लेकर विगत आज नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये समस्या आज की नहीं, वर्षों पुरानी समस्या है। क्या इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने किया है या नहीं किया है? राजेश जी, कुछ आपको दिखा है? जी जी, जैसा कि वर्मा जी, मैं आपको रोकना चलूंगा मध्य प्रदेश, मेरे सहयोगी हैं सुरेश पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। पटेल जी, हर वर्ष इस तरह की आपदा देखने को मिलती है, आफत देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में जो बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया, छत्तीसगढ़ भी इससे छूटा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन की तरफ से इन सब चीज़ों को लेकर, इन जनमानस की समस्या को लेकर कभी कुछ प्रयास हुआ भी है या सिर्फ चुनावी वादे रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, क्या हुआ है, जो मुख्यमंत्री जो अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का जो मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं माननीय मोहन यादव जी, तो इनका थोड़ी सी कार्यकाल करने का तरीका कुछ चेंज हुआ है। तो माननीय शिवराज सिंह के समय जो 15 साल इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया। पानी की सप्लाई, जो पानी की समस्या सबसे बड़ी, सूखा की बात आपने की थी, तो गर्मियों में आज भी वाटर लेवल सबसे डाउन स्थिति में गए। मुझे लगता है सुरेश पटेल जी से हमारा सुरेश पटेल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं चलता हूं राजेश वर्मा जी के पास। वर्मा जी, जैसा कि सिद्धार्थनगर की आप बात कर रहे थे राजेश जी, सिद्धार्थनगर में कल जो मैंने नज़ारा देखा, हमारे कई पत्रकार साथियों से मेरी बात हुई, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय से लेकर अस्पताल तक की स्थिति ऐसी कि छतों तक पानी भरा हुआ है।
प्रशासन अपनी कमियां छिपाने में लगा हुआ है, लेकिन जिसका खामियाजा वहां की जनता को हर बार हर समय भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर लगभग शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, इटावा है, तो इन सब जगहों पर लगभग 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। क्या कहना चाहेंगे राजेश वर्मा जी? सूरज पटेल बाढ़ का वीडियो डालो, जल्दी से बाढ़ का वीडियो लगाओ पिंडों में। ऑफ करके डालो। पटेल जी आ गए, पटेल जी भी आ गए। जी। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे राज्य जो हैं हर साल बारिश में आकर एक भारी तबाही का सामना करते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े बजट पास किए जाते हैं। वो बजट कहाँ चले जाते हैं और हर वर्ष उन लोगों को, आप कोसी की बात करें और आपके महाराजगंज की बात करें, आपके सिद्धार्थनगर की बात करें, ये सारे जो तटीय इलाके हैं, ज़िले हैं, ये हर बार कहीं ना कहीं इसमें लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मैं चलता हूं सुरेश पटेल जी के पास। पटेल जी से मेरा संपर्क टूट गया था। पटेल जी, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था कि बाढ़ को लेकर हर सरकार यही की योजना बनाती है, योजना का बजट भी पास होता है, लेकिन पैसे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्या सरकार आती है, सरकार जाती रहती है। सरकार जो आती है तो उसमें क्या होता है, विशेष वादे करके बड़ा बड़ा फंड बना के इनको ये परियोजनाओं को लिंक परियोजनाएं लाई जाती है, लेकिन उन परियोजनाओं पर जमीनी स्तर पर कोई विशेष अमल नहीं हो पाता है। इस वजह से परियोजनाएं, जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ परियोजनाएं चालू हुई हैं, लिंक परियोजना, जैसे कैन बेटवा लिंक परियोजना, तो इन परियोजनाओं के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए पैसा आता है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर सही तरीका से नहीं किया जा रहा। जिस वजह से क्या होता है, कहीं बाढ़ की समस्या या कहीं सूखा स्थिति झेलने को पड़ती है। तो इसके लिए सरकार को सबसे पहले तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू करना जरूरी है। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा तो इससे हमारी जमीन का वाटर स्तर बढ़ेगा, क्योंकि नदियों नालों से तो जो जल स्तर रहता है पूरा जाके सीधा समुद्र में मिल जाता है, हमारा पूरा बरसात का पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए शासन को इसमें विशेष प्रयास मेन है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पानी को बचाने का विशेष है। तो इस पर हमारी सरकार विशेष फोकस करे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लाए और बरसात का पानी को बचाए, जिससे हमारे गर्मियों में पानी का वाटर लेवल बढ़ता रहे। और बरसात की जो समस्या है, उसे बरसात में जो हम जो झेलते हैं, उसके लिए विशेष सिस्टम बनाने का है। जी, मैं चलता हूँ राजेश वर्मा जी के पास। वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी सुरेश पटेल जी कह रहे थे कि हमें अपने वाटर सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर हम बाढ़ जैसी विविधता से बच पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी,
जी। लेकिन लूज तो करो, पैकेट लूज। पैकेट बन देते हैं, पैकेट का लूज बन गया। जी, चलिए मैं चलता हूँ पटेल जी के पास। पटेल जी क्या कहना चाहेंगे? जो राजेश वर्मा जी ने बताया कि पैसा आता है, पेड़ लगा दिए जाते हैं और पेड़ों के रखरखाव का कोई ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल वर्मा जी ने कहा है, स्पष्ट कहा है, हर जगह स्थिति होती है कि एक पेड़ लगा के 10 लोग उसके चारों तरफ हो जाते हैं, फोटो खिंचवा के और अपना वृक्षारोपण को समाप्त कर देते हैं, लेकिन उस पेड़ के लिए कोई रखरखाव की कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए वृक्षारोपण एक फोटो स्तर तक ही सीमित रह जाता है। उसके लिए रखरखाव के लिए कोई विशेष सिस्टम बनाना जरूरी है कि आपने 1000 पौधे लगवाए तो 1000 पौधे की रखवाली के लिए या रखवाली के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, बारी के लिए कुछ व्यवस्था होना जरूरी रहती है, लेकिन वो नहीं होता है। एक पेड़ लगाया, 10 लोगों ने उसकी फोटो खींची, हो गया वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के नाम से लाखों रुपये फंड में सरकार बर्बाद कर देती, लेकिन उसका रखरखाव नहीं हो पाती। प्रकृति का दोहन होता है। हमारा तो ये कहना है कि वृक्ष बिल्कुल मत लगाएं आप, जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा कर दें तो वो ही वृक्षारोपण, जंगल अपने आप हो जाएगा। वृक्षारोपण हमें करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति खुद इतनी सक्षम है कि उसको नुकसान बस न पहुंचाए, तो प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो ऑटोमेटिक जंगल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते शासन की तरफ से। और वृक्षारोपण के नाम से एक वृक्ष लगा के या 1000 वृक्ष लगा के उनका एक फॉर्मेलिटी करके और तीसरी कर ली जाती है। इसलिए शासन को मेन प्रयास करना है कि हमारे जो वृक्ष लगे हुए, पहले तो हम उनकी सुरक्षा करें, वन की सुरक्षा करें, तो प्रकृति का दोहन होने से बचाएं। प्रकृति का दोहन हो रहा है, इसलिए हम लोगों को आज स्थिति झेलना पड़ रही है कि वृक्ष लगाने की स्थिति आ रही है। नहीं तो वृक्ष लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक वृक्षारोपण हो जाता था, ऑटोमेटिक जंगल पैदा हो जाते थे। तो हमारा कहना यह है कि बिल्कुल। जी पटेल जी, मैं वापस चलता हूँ राजेश वर्मा जी। वर्मा जी, कल मैंने देखा कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंप लगा हुआ राहत बचाव सामग्री का पैकेट जो है बांटा गया और बड़े जोर शोर से उस पर फोटो और तस्वीरें खिंचवा के वीडियो वायरल किए गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में पूर्वांचल में जिन जिलों में बाढ़ का इस समय प्रकोप है, वास्तव में वहां पर प्रशासन, NDRF की टीम आम जनमानस को सुविधा मुहैया करा पा रही है क्या?
जी चलिए, मैं लौटता हूँ सुरेश पटेल जी के पास। पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भी तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभाव से ग्रसित होते हैं। आपको क्या ऐसी कोई जानकारी है कि उन क्षेत्रों के लिए कुछ प्रशासन और शासन के द्वारा कुछ व्यवस्था की जा रही है, कुछ राहत सामग्री वहाँ पहुँचाई गई है? हाँ, थोड़ी बहुत राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से पहुंचाई गई है। जहाँ बाढ़ क्षेत्र में स्थिति रहती है, थोड़ी बहुत समस्या रहती है अभी। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति ज्यादा बाढ़ गंभीरता की स्थिति कहीं पे नहीं है, और जहाँ पे रहती है शासन की तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास किया जाता है। अभी ज्यादा विशेष गंभीर स्थिति मध्य प्रदेश में अभी बाढ़ की कहीं पर नहीं है। इस वजह से अभी सुधार का कार्य चल रहा है। बाढ़ में अभी स्थिति तो ऐसी कहीं नहीं है मध्य प्रदेश में। कल वो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? हाँ, उपचुनाव में जो विधानसभा उपचुनाव में जो अभी जो विधायक जो जीत के आए हैं, उसमें अभी स्थिति तो नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि पहले से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मतलब दबंग टाइप के मंत्री है, जो पहले से 5-5, 10-10 साल से विधायक हैं। हो सकता है उनको कुछ नया मंत्री पद मिले। अभी नए चेहरों को तो अभी आशा नहीं है कि मंत्री पद दिया जाए। चलिए राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की अपनी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो 10 उपचुनाव होने हैं, 10 स्थानों पर विधायकों के लिए उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर एक बड़ी बैठक, एक मैराथन बैठक उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में की गई। क्या कहना चाहेंगे कि वास्तव में क्या बीजेपी को अब एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मात देने के लिए? लेकिन कल उत्तराखंड के उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, उसमें बद्रीनाथ में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। तो अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि क्या अब बद्रीनाथ भी जाने से पहले अपने घर से प्रसाद लेके जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी को अब सोचने की आवश्यकता है, बहुत गंभीरता से इस बात पे सोचने की जरूरत है।
चलिए मैं अब ये उपचुनाव की बातों से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। कल देश ने एक ऐसी शादी देखी जिसमें विरोधी और सहयोगी सब मौजूद रहे, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी पहुंचे और दुनिया के सारे धुरंधर पहुंचे। हर किसी का अपना अंदाज देखने को मिला, हर किसी का अपना एक रूप देखने को मिला। जो धुर विरोधी थे, जो अंबानी परिवार को गालियां बकते थे, जो हर समय मोदी को इस बात के लिए घेरते थे कि अंबानी के ये होती चाटुकारिता की जाती है, अंबानी के लिए बिजनेस किया जाता है, सिर्फ देश पूरा अंबानी के लिए चल रहा है, वो भी वहां पर देखे गए। क्या कहना चाहेंगे वर्मा जी इस बात से? तो फिर जनता को ही बेवकूफ क्यों बनाया जाता है? हमेशा जनता को बड़े बड़े बयानबाजियां करके वो सब राजनीतिक बातें। वास्तव में हिंदुस्तान में जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा आज भी बरकरार है। चोर चोर मौसेरा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको सहारा अंबानी और अडानी का ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पटेल जी क्या कहना चाहेंगे? आप कल इतनी बड़ी राजशाही शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री से लेकर शंकराचार्य तक बिल्कुल देश के इतने बड़े स्टार पहुंचे, सब लोग पहुंचे, और हमारे उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव भी पहुंचे। हालांकि वो बेचारे बड़ी बेचारगी महसूस कर रहे थे, गेट पे खड़े रह गए, उनकी अगवानी नहीं हुई, किसी ने अगवानी नहीं किया। ममता दीदी बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल वो वही लोग पहुंचे हैं जिन्होंने, बिल्कुल मिश्रा जी वो वही लोग पहुंचे हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था। वो सभी लोग अनिल अंबानी जी की शादी में पहुंचे हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था। आज अंबानी जी का न्योता में सभी लोग पहुंचे हैं। तो हमें तो ये लग रहा है कि सब एक हाथी के दांत है, दिखाने के अलग है, चबाने के अलग है। राजनीतिक गलियारों में यही इनका रहता है कि भाई राजनीतिक मुद्दा उठाने के लिए इनका विरोध करना। उनका उद्देश्य रहता है कि जो अपना हिंदू धर्म है एवं बीजेपी की सरकार का इनका विरोध करना, चाहे कैसे भी करे, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन आज अंबानी जी की शादी में पहुंचने का यही सिद्ध होता है कि ये सब इनके राजनीतिक ढकोसले रहते हैं और कुछ नहीं। जी मिश्रा जी, कुल मिलाकर स्थिति वही रहती है कि राजनीतिक वर्चस्व अपना बना रहे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, भले हमें मक्खा नाक रगड़ना पड़े, कोई मतलब नहीं। वर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए आज के सुन सरकार कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर लौटूंगा और आप सबसे फिर और संपर्क करूंगा और अधिक जानकारियां आप सब आम जनता तक पहुंचाऊंगा। सुन सरकार कार्यक्रम के चालू करने का और हमारे इस कार्यक्रम को चलाने का मुख्य मकसद ये है कि आपकी जनता, हमारी जो देश की जनता है, उसकी समस्या को मैं सरकारों तक और जो भी आपके जिम्मेदार अधिकारी हैं और मंत्रीगण हैं उन तक बातों को पहुंचाना। हमारे इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आप हमारे मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8287399909। किसी भी राज्य से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी जिले से आप अपनी समस्या हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं।
शाम को 5 से 6 के बीच में आप हमें इस नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी राजेश वर्मा और सूरज पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर लौटूंगा कल, फिर आप लोगों से और अधिक चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।